हे एवरीवन, प्रियांक दिस साइड। मैं द मार्केट मेकर्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और इस तरह से मैं कई सारी वीडियोस की ये सीरीज़ पोस्ट करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप सीख पाएंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग को डिटेल्स में, और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन विद डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो के लिए भी और आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग से पहले कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं ये क्या होते हैं। तो इनको बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सो किसी भी कमोडिटी, स्टॉक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर बेस मानकर, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, या कोई स्टॉक हो गया, उसको अगर अंडरलाइन को, एसेट को हम बेस मानकर उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किन के बीच में होता है? एक बायर के बीच में होता है, एक सेलर के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेस मानकर अगर उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है बायर और सेलर के बीच में, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये चार तरह के होते हैं, लेकिन हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स काम आते हैं। पहला फ्यूचर्स और दूसरा ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स के बारे में हम इन फ्यूचर बात करेंगे, ठीक है। अभी हम आज बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। सो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर दोनों में से एक ही पार्टी का बेनिफिट हो और प्रोबेबली दूसरे का लॉस हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो एक बायर है, एक सेलर है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोशिश तो यही करते हैं कि दोनों का प्रॉफिट या लॉस बराबर हो। लेकिन अगर किसी एक का फ़ायदा ज़्यादा हो और दूसरे का फ़ायदा या तो बिल्कुल ना हो या उसका लॉस हो, उसी को बोलते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है कि अगर एक बायर है और एक सेलर है तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो राइट्स होते हैं, राइट्स आप समझते हैं जैसे अधिकार, ठीक है। तो जो अधिकार होते हैं वो बायर के पास होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट का सेलर होता है उसके पास अधिकार नहीं होते, उसके पास ओब्लिगेशन होती है। मतलब वो बंधा होता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन माननी ही पड़ेगी, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को सेलर कर रहा होगा। लेकिन जो बायर होगा उसको ऑप्शन होता है, वो माने चाहे ना माने। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं दो लोग हैं, ठीक है। एक कोई मिस्टर ए है, एक कोई मिस्टर बी है। सो लेट्स से यहाँ पर कोई मिस्टर ए है और यहाँ पर कोई मिस्टर बी है, ठीक है। सो ए को क्या पता चला कि बी के पास कोई प्लॉट है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर बी के पास, और इसे पता चला कि इस एरिया में कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है। जब ए को ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि मुझे जो है ये प्रॉपर्टी बाई कर लेनी चाहिए अभी से, क्योंकि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। सो जब ये बात ए को पता चली तो ए ने बी से बात की और बी ने बताया कि मैं इसको 50 लाख में बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो ए ने बोला चलो ऐसा कर लेते हैं, हम आज से 3 महीने बाद की कोई डेट फिक्स कर लेते हैं और 3 महीने बाद मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देकर खरीद लूंगा। तो बी ने बोला कि मेरे पास तो और भी ग्राहक हैं, मुझे क्या पता तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। सो ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? उसने बोला कि ठीक है, देखो मैं तुम्हें इनिशियली 1 लाख रुपए दे देता हूँ, ठीक है। मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ और 3 महीने के अंदर जैसे ही मेरे पास पूरे रुपए हो जाएंगे 50 लाख, मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद लूंगा। सो यहाँ पर ए क्या हो गया? बायर। ए ने क्या किया? उस कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया, और बी क्या है? उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर हो गया, और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनती हैं। देखो ये 1 लाख रुपए तो बी को मिल गया पहले दिन ही, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में और न्यूज़ आने लगती है, और न्यूज़ आने लगती हैं, प्रॉपर्टी के रेट अचानक से बढ़ने लगते हैं। अब आज से 1.5 महीने बाद ए को क्या पता चला कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ के तो 60 लाख हो गए हैं। सो इसे क्या दिख रहा है? यहाँ पर फायदे का सौदा दिख रहा है कि भाई 50 लाख की प्रॉपर्टी 60 लाख की हो गई है। तो ए क्या करता है? 3 महीने से पहले ही बीच में जाकर बी को जाके बोलता है ये लो तुम्हारे 50 लाख रुपए और ये प्लॉट हुआ मेरा, ठीक है। अब बी को भी ये बात पता है कि 60 लाख का प्लॉट हो गया है। तो बी चाहे, अगर एक समझदार आदमी होगा तो क्या बोलेगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बेचना चाहता, अपने 1 लाख रुपए वापस ले लो और मैं किसी और को 60 लाख में बेच दूंगा। तो बी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सेलर है, वो ऑब्लिगेशन में है उस कॉन्ट्रैक्ट के। तो बी को बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो 60 लाख का हो गया हो, चाहे वो 80 लाख का भी हो गया हो, और ए को यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है?
3 महीने गुजर जाते हैं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बनता नहीं है, ठीक है। और सीन क्या होता है, कुछ नेगेटिव खबरें आने लगती हैं। नेगेटिव खबरें आने की वजह से मार्केट में इस प्रॉपर्टी का रेट जो हो जाता है वो हो जाता है 40 लाख रुपए। तो अब इसका रेट हो गया 40 लाख रुपए। तो ए क्या सोचता है कि मैं इस प्रॉपर्टी के कितने रुपए देने वाला हूं 3 महीने बाद, उसे देने पड़ रहे हैं 50 लाख रुपए। तो अगर ये 50 लाख रुपए देकर इस प्रॉपर्टी को खरीदेगा तो कायदे से देखा जाए तो इनका तो नुकसान हो रहा है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ए के पास क्या है, राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करे चाहे ना करे। तो ए क्या कर सकता है, अपने इस 1 लाख का लॉस ले लेगा, क्योंकि ये 1 लाख नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं मिलता, ये एडवांस पेमेंट था, ये प्रीमियम था। तो ए को जो है ये 1 लाख रुपए वापस नहीं मिलेगा। सो उसे क्या समझदारी लग रही है कि 9 लाख और लॉस करने से ज़्यादा बढ़िया है 1 ही लाख का लॉस हो जाए। सो ए ने क्या किया, एक रिस्क लिया, उसने 1 लाख रुपए लगाए, उस 1 लाख रुपए पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और एक रिस्क लिया कि अगर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया तो देखो उसका प्रॉफिट 10 लाख रुपए का था, राइट। और अभी अगर प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ा तो उसका नुकसान सिर्फ 1 लाख रुपए का था। सो ए के पास क्या होता है, अधिकार होता है। और बी के पास क्या हुआ, अब अगर बी का क्या प्रॉफिट है, अगर प्रॉपर्टी के रेट गिर गए जिस वजह से ए ने बाई नहीं किया तो ये 1 लाख रुपए भी बी के हो गए और जो प्रॉपर्टी है वो भी बी के पास ही रह गई। तो बी को तो बैठे बिठाए पैसा मिल गया 1 लाख रुपए। सो बी का बेनिफिट सिर्फ इतना है। लेकिन बी के पास ऑब्लिगेशन है कि कल को प्रॉपर्टी का रेट बढ़ भी रहा है तभी भी उसको बेचना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कि ए के पास अधिकार है, यानी कि बायर के पास अधिकार है, और जो बी है यानी कि जो हमारे पास सेलर है उसके पास ये ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल को लिख कर भी बताया है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 महीने बाद ए के पास अधिकार है, बी के पास ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स बने, अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग होने लग जाए, इनको कोई बाइंग एंड सेलिंग करने लग जाए, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, समझ रहे हो आप, जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 लाख रुपए देकर जो बना कॉन्ट्रैक्ट था, अगर इनकी बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में कहीं पर हो रही हो, जो कि डेरिवेटिव मार्केट्स में होती है, जो हम करते भी हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसी को बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। अब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि उनके 2 टाइप होते हैं, एक कॉल ऑप्शंस और एक पुट ऑप्शंस, ठीक है। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्दी कल या परसों में ही अपलोड होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, द मार्केट मेकर्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो जल्दी से जाकर कमेंट कीजिए, कमेंट में वो क्वेश्चन लिखिए, मैं सारे कमेंट्स चेक करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में कोई ऐसा टॉपिक आया तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप ट्रेडिंग। गुड बाय।